Hello. Okay, this is our next topic of Unit 4. The topic is energy conservation in lighting arrangements and appliances used in domestic sector. मैं पहले तो इस टॉपिक का ही मतलब बता दूं। हम इस यूनिट में एनर्जी, उसके रिसोर्सेज और उसके कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं थ्रू आउट द यूनिट। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग एनर्जी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए अपने डोमेस्टिक फील्ड में क्या चीज़ें करें उनके ऊपर फोकस करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने 4 लेवल्स पढ़े थे ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी को कंजर्व करने के लिए 4 लेवल्स थे, जिसमें से पहला वाला था हमारा डोमेस्टिक लेवल, सेकेंड वाज कम्युनिटी लेवल, थर्ड वाज इंडस्ट्री लेवल एंड सो ऑन। तो जब हम लोग ये सारे लेवल्स पढ़ रहे थे उसमें से सबसे पहला लेवल हमारा डोमेस्टिक लेवल था, यानी कि हम सबसे पहले एनर्जी को कंजर्व करने के लिए घर में, हमारे अपने अपने घरों में किस तरह से बचा सकते हैं एनर्जी को, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसके अंदर हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़े। उन्हीं पॉइंट्स के डिटेल्ड स्टडी हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिकली बाय चेंजिंग द लाइटिंग अरेंजमेंट्स इन at our home and by modifying or changing the quality, type or the whole appliance that we use in at our homes, ताकि एनर्जी कंजर्व हो सके। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो समझने की बात है कि इस पूरे टॉपिक का यूज़ क्या है। तो अगर आप यूज़ समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि around 1/5 of the total consumption of energy, कंजम्पशन हमारा सबसे क्या कहते हैं डोमेस्टिक पावर का, सॉरी, जितनी भी एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस हो रही है उसका 1/5 हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। यानी टोटल जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/5 पोर्शन घरों में कंज्यूम किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल एरिया है जिसके अंदर हम बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो जहाँ हम जब भी एनर्जी को कंजर्व करने की बातें करते हैं तो उस दौरान हमारा ध्यान किस बात पे होना चाहिए कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है वहाँ पे बचाने की कोशिश ज़्यादा हो। तो जब हमारे घरों में दिन रात अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो क्यों ना हम सबसे पहले एनर्जी को कंजर्व करने के लिए उसी फील्ड से स्टार्ट करें। ये एक बहुत बड़ा और बहुत पावरफुल सेक्टर है जहाँ पे यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, by changing equipments, by changing type of appliances, by changing the strategies of lighting arrangements at our homes, we can conserve a lot of energy at our domestic level. ठीक है, so by reducing the domestic energy consumption, the other sectors will get more energy, more power, so that our country can grow इन अ बेटर मोड। तो हमें पता होना चाहिए कि जितना भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो परसेंटेज वाइज अलग अलग सेक्टर्स को डिवाइड की जाती है। यानी इंडस्ट्रियल एरिया को एक सर्टेन परसेंटेज मिलता है, रूरल एरिया को सर्टेन परसेंटेज मिलता है, हाउस होल्ड को सर्टेन परसेंटेज मिलता है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उस एनर्जी के कंजम्पशन को रिड्यूस कर देंगे तो उससे बची हुई एनर्जी हम किसी और फील्ड में लगा पाएंगे, जिससे कि हमारा पर्सनल ग्रोथ, हमारी इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ और हम ओवरऑल हमारी कंट्री का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो किस तरह से आप अपने घरों में हाउस होल्ड लेवल में एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो, अब हम यहाँ से समझना शुरू करते हैं। तो अगेन हम वही बात से स्टार्ट करते हैं कि अगर हम किसी एक एवरेज घर की बात करें तो हर एक एवरेज घर में अराउंड 40% चांसेस होते हैं कि वो अपने बिल को, इलेक्ट्रिसिटी बिल को, एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकें। तो अगर आप अगर 100 रुपये का आपका बिजली का बिल आता है तो देर आर ऑलवेज 40% चांसेस टू रिड्यूस योर बिल। ठीक है, यानी 40% तक आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ये हमेशा इतना मार्जिन हर हाउस होल्ड में अवेलेबल होता है। पर ये सारी चीज़ें करेंगे कैसे, जिसमें से छोटी छोटी चीज़ें तो हम ऑलरेडी समझते हैं। हम समझते हैं कि हाँ, हम इस कमरे से उठ के जा रहे हैं तो हम वहाँ के लाइट्स और फैंस को बंद कर देंगे। ठीक है, हम ये भी समझते हैं कि हम
किसी तरह से ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज़ कम करेंगे जो ज़्यादा बिजली खर्च करती है, या हम ये भी समझते हैं, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, कि हम रेटिंग्स के आधार पे अप्लाइंसेस को परचेज़ करेंगे, यानी जिसकी ज़्यादा रेटिंग होगी उसका मतलब है कि वो कम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और आपको सर्विसेज बेटर दे पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अब हमें समझना है कि क्या और चीज़ें हम लोग डिफरेंट करें कि हमारे हाउस होल्ड लेवल पे ये एनर्जी कंजर्व की जा सके। तो ये वो कुछ एरियाज़ हैं, ये वो कुछ मेजर अप्लायंसेस हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। इन सारे अप्लायंसेस को आपके नाम आपने सुने होंगे। यू हैव हर्ड ऑफ रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन्स, आयरनिंग यानी प्रेस जो आप यूज़ करते हैं, कुकिंग के रिस्पेक्ट में आप यूज़ करते हैं घरों में एनर्जी के लिए, वॉशिंग मशीन्स, और भी बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। हम ये कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक इन सब इक्विपमेंट्स को एक एक करके स्टडी करते हैं और उस एक इक्विपमेंट के साथ आप किस तरह से एनर्जी को सेव करते हो ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ह्यूमन एरर्स या ह्यूमन एफर्ट्स का, एज वेल एज जितने भी उसके टेक्निकल फीचर्स या पॉइंट्स होते हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आप कब ले सकते हो और उसके किस तरह से उसके एनर्जी के कंजम्पशन को आप कम कर सकते हो। ओके, लेट अस स्टार्ट विद रेफ्रिजरेटर। तो with respect to refrigerator, it should be maintained at 37 degree Fahrenheit to 400 degree Fahrenheit. It is degree, it is not 1000. And freezer section at 500 degree Fahrenheit. ठीक है, and should have automatic moisture control. अब आप ये पॉइंट समझ पाएंगे कि आपका हमारे पास क्या है, हमारा जनरली रेफ्रिजरेटर हम ऑटो पे रखते हैं या सर्टेन टेम्परेचर सेट हो जाता है, हम उसको मॉडिफाई नहीं करते हैं, सीजनल चेंजेस होते जाते हैं बट हम उसके टेम्परेचर कंट्रोल को मॉडिफाई नहीं करते। अब हमें क्या ज़रूरत है, जिस तरह से आपका एटमॉस्फेयर है, जिस तरह के सीज़न में आप रिसाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर कंट्रोल को मॉड्यूलेट करते रहें। जब बहुत ज़्यादा समर्स होते हैं तो टेम्परेचर को आपको बढ़ाना पड़ता है, इट इज़ नेसेसरी, ताकि वो बेसिकली मैनेज या बैलेंस हो पाए आउटसाइड टेम्परेचर के रेफरेंस में। बट जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आपको उस हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको बैलेंस करने के लिए रिड्यूस करते हैं। तो एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर है आपका फ्रीज़र सेक्शन के लिए एंड रेस्ट ऑफ द फ्रिज के लिए अलग सेक्शन है, आप उसको उस तरह से मैनेज करने की कोशिश करें। ठीक है, what can we do? We should keep the fridge as full as possible and it should be kept in that position that its outside surface is not exposed to direct sunlight. एक प्रॉपर्टी है कि जब भी आप फ्रिज में एक या दो सामान रख के फ्रिज को ऑपरेट करेंगे तो यू आर यूजिंग दैट एनर्जी अननेसेसरीली, यानी आप एक या दो क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक बहुत बड़े फ्रिज को कम्प्लीटली ऑटो मोड पे रख रहे हैं, थ्रू आउट द ईयर वो चल रहा है, फॉर वन और टू पर्पज इट इज़ यूजलेस। वी शुड ऑलवेज यूज द रेफ्रिजरेटर कम्प्लीटली, वी शुड यूटिलाइज इट फुली सो दैट इसकी एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हो ज़्यादा प्रॉपरली यूटिलाइज हो सके। ऑल्सो जब आप फ्रिज को फुल रखते हैं तो अपनी एनर्जीज़ को मॉइस्चर कंट्रोल करने के लिए अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफ़र करते रहता है। ठीक है, दूसरी बात हमें ध्यान देना है कि उसकी आउटर सरफेस सनलाइट के रेफरेंस में डायरेक्टली ना आए, क्योंकि इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू, क्योंकि उसकी वजह से एडिशनल हीट एब्जॉर्ब होने लगेगी या रेफ्रिजरेटर को एडिशनल काम करना पड़ेगा, which is not a good idea. ठीक है, if the door of the fridge is not closed properly it will consume much more energy, so close the door of refrigerator properly all the time. ठीक है, next, uncovered liquid should be put in the refrigerators as it will give extra workload to the compressor. Should not be put, sorry. तो जब भी आप फ्रिज में कुछ भी सामान रखें प्लीज़ उसको कवर्ड फॉर्म में रखें, क्योंकि अगर वो कवर्ड रहता है तो वो अपनी कूलिंग को इंटैक्ट रखने में कैपेबल होता है। अदरवाइज उसको उसकी बेटर स्टेट में रखने के लिए रेफ्रिजरेटर को एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, कंप्रेसर ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने लगता है। ठीक है, बिफोर पुटिंग द फूड इन द रेफ्रिजरेटर इट शुड बी कूल्ड अप टू द रूम टेम्परेचर। कभी भी गर्म खाना, गर्म दूध, गर्म सामान फ्रिज में डायरेक्टली न रखें, क्योंकि उसको टेम्परेचर मॉड्यूलेट करने के लिए एडिशनल वर्क करना पड़ेगा विच इज़ यूजलेस। सो वी शुड कूल द फूड कम्प्लीटली, देन ओनली वी शुड पुट द फूड इन रेफ्रिजरेटर। ओके, डोर ऑफ द फ्रिज शुड नॉट बी ओपन सेवरल टाइम। बार बार आप फ्रिज के दरवाजे न खोलें, इसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे रेफ्रिजरेटर्स के।
अवर नेक्स्ट डिवाइस इज माइक्रोवेव ओवन या रेगुलर ओवन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग्स में ओवन्स लिखा है एंड माइक्रोवेव ओवन्स लिखा है, दीज टू आर टू डिफरेंट थिंग्स वी शुड नो, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, एनर्जी को कंज्यूम करने में कौन सा ओवन बेटर है? माइक्रोवेव ओवन्स आर बेटर क्योंकि वो 50% लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं देन कन्वेंशनल ओवन। ये आप समझ पाएंगे। कन्वेंशनल ओवन्स क्या होते हैं? माइक्रोवेव्स आर यूज टू हीट टू कुक द फूड quickly. What the conventional ovens do, they are used for baking purpose, तो वो ज़्यादा हीट यूटिलाइज करते हैं। तो माइक्रोवेव्स 50% तक ज़्यादा बेटर यूटिलाइज किया जाता है, वेरियस कन्वेक्शंस कम, ठीक है। द डोर oven door should not have any cracks or tears in it, otherwise the heat will release outside the oven and it will be loss of the energy throughout the process, right? Next, what should we do? We should use lid on cooking to permit temperature overheating, ठीक है। अगेन सेम चीज़ है, जब भी आप कुकिंग करते हैं तो ढक्कन खाने का बंद करके कुक करें ताकि हीट उसके अंदर ही रह सके और कम टाइम में कम टेम्परेचर यूटिलाइजेशन के साथ हम बेनिफिट्स ज़्यादा उठा सकें। नेक्स्ट इज every time the oven is open, temperature is lowered by 4 to 5 degrees, so do not open and peep. बार बार खाना कितना बन गया है, कैसा बन गया है देखने के लिए बार बार ओवन का दरवाज़ा खोल के उसको आपस से ना ऑब्जर्व करें, क्योंकि दिस प्रोसेस टेक्स lot of energy to resume the its function, so it is better to not open and peep again and again, right? Next, जब भी आप प्री हीट कर रहे हो ओवन को फॉर बेकिंग पर्पस, तो आप प्री हीट करने के समय उस टाइम को मेजर रखें, एक्सेस प्री हीटिंग ना करें, वो एनर्जी वेस्ट ना करें, उसको कंजर्व करने की कोशिश करें, ओके। ठीक है, सो दिस वाज योर माइक्रोवेव ओवन। लेट्स switch to next device, which is ironing. Ironing is your press जो आप यूज़ करते हैं कपड़ों पे करने के लिए। हम अपने कपड़ों को प्रेस करने के लिए सर्टेनली इस आयरन का यूज़ करते हैं। एक आयरन को एक बार में ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम इस एनर्जी को सेव करने के लिए क्या करें? बल्क में कपड़ों को प्रेस करें, यानी कि आप अपने पूरे वीक के क्लोथ्स एक साथ प्रेस करके हैंगर में टांग के रख सकते हैं। इससे क्या होगा, उस जो एनर्जी आपने उस प्रेस को गर्म करने में लगाई है वो एक साथ यूटिलाइज हो सकेगी। आप जब मल्टीपल टाइम्स एक एक कपड़े को प्रेस करने के लिए अलग अलग दिन उस आयरन को यूज़ करते हैं तो आप अननेसेसरी वो एनर्जी को वेस्ट करते हैं। ऑल दीज पॉइंट्स आर डे टू डे फंक्शनिंग पॉइंट्स विच कैन बी डन वेरी इजीली एंड इट कैन रिड्यूस 40% ऑफ योर एनर्जी कंजम्पशन, ओके। नेक्स्ट इज, जब भी आप आयरनिंग कर रहे होते हैं देयर इज़ अ थर्मोस्टेट टू कंट्रोल द टेम्परेचर, ठीक है। फॉर cotton clothes we usually increase the temperature because it requires more heating. For some lighter weight clothes we reduce the temperature, but we should not use the iron throughout at the same temperature because it is not feasible to use the iron where the more heat is not required. So we should balance the thermostat as and when required, right? This is ironing. Next is cooking. आप सोचेंगे कुकिंग के लिए एनर्जी कैसे यूटिलाइज होती है, तो हम फ़िलहाल तो अलग अलग फॉर्म की एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी बेसिकली आप जो सिलेंडर गैस का यूज़ करें इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम उसको भी कुकिंग के अंदर लेते हैं। बट स्पेसिफिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो आजकल हम जैसे ये माइक्रोवेव्स के लिए यूज़ करते हैं एनर्जी, आप इंडक्शन यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज़, तो आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बर्नर, कुकिंग कॉयल प्लेट्स, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों में एनर्जी कंज्यूम होती है और कुकिंग के दौरान एक सर्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होती है विच कैन बी सेव्ड बाय टेकिंग सर्टेन मेजर्स। तो हम क्या करें, खाना हमेशा ढक के पकाएं, कभी खाने को खुला ना पकाएं,
जितना भी आप कुक कर रहे हैं उसको उसकी क्वांटिटी और रेशो विद रिस्पेक्ट टू वाटर मेंटेन रखें, एक्सेस कुकिंग ना करें, ठीक है। जब भी आपका खाना बॉईल हो जाए, हीट हो जाए, तो उसको टाइमली बंद कर दें, एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी ना करें। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया जा सकता है जिसकी वजह से आप इस तरह की एनर्जी को बचा सकते हो। ओके, नेक्स्ट डिवाइस इज योर वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन हमें पता है कि एक सर्टेन एनर्जी कंज्यूम करती है। वी शुड ट्राई टू यूज कोल्ड वाटर वाइल वर्किंग एंड रिंसिंग एज almost 90% of the energy is consumed by washing machine is used to heat the water, ठीक है। तो जब भी आप अगर आप एनर्जी वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू यूज़ कोल्ड वाटर, ठीक है। फॉलो डिटर्जेंट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। हम अंधाधुन डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, यानी हम समटाइम्स कम यूज़ करते हैं, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट्स ऐड कर देते हैं कि बहुत अच्छे कपड़े धुलेंगे, बहुत इफेक्टिव वर्किंग होगी। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जितना ज़्यादा डिटर्जेंट आप यूज़ करोगे मशीन को उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा आपके कपड़ों पे से उस डिटर्जेंट को साफ़ करने के लिए, रिंस करने के लिए, विच इज़ नॉट ए गुड आइडिया। उसमें तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 1 या 2 कपड़े वॉशिंग मशीन में न डालें। वॉशिंग मशीन में एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद ही उस मशीन का अप्लाई करें, यानी कि फुल लोड्स ऑफ क्लोथिंग यूज़ करें। मशीन को ओवरलोड भी ना करें, अंडरलोड भी ना करें, राइट। सोक और प्री वॉश द क्लोथ्स फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग एज वेल एज टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, यानी कपड़ों को धोने के लिए, साफ़ करने के लिए उसको सोक करें ताकि वो कम एनर्जी में आपको बेटर रिजल्ट्स दे सके, ठीक है। तो दीज वर सम फ्यू ऑफ योर व्हाट डू यू से मशीन्स, इक्विपमेंट्स, अप्लायंसेज दैट वी यूज़ एट आवर हाउस होल्ड, और इसमें एनर्जी इंडिविजुअली कैसे सेव हो सकती है हमने समझ लिया है। लेट्स स्विच टू नेक्स्ट फ्यू डिवाइसेस। ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं, पहले मैं इसको आपको ये समझा दूँ, देन वी विल गो टू द कंप्लीट स्ट्रक्चर कि हम क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक था कि हाउस होल्ड अप्लायंसेस के रिस्पेक्ट में हम कैसे एनर्जी सेव कर सकते हैं, एंड द सेकेंड पार्ट वाज लाइटिंग अरेंजमेंट्स। आप लाइटिंग के अरेंजमेंट्स को चेंज करके, मॉडिफाई करके कैसे एनर्जी को सेव कर सकते हो। तो इसके लिए पहले हमें समझना ज़रूरी है कि क्या और कैसे, ठीक है। तो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन आपका कैसे मेजर होता है, कितने नंबर ऑफ बल्ब्स कितने वॉट के हैं, दिन में कितनी देर यूज़ हो रहे हैं और कितने दिन यूज़ हो रहे हैं, यह आपका टोटल एनर्जी का कंजम्पशन होता है साल का, ठीक है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका कुछ रिकमेंडेशंस या उनके यूसेज लिखे हैं कि जो बल्ब्स हैं, 40 वाट का बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, CFL कितना वाट का है और कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसका रिप्लेसमेंट कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो एक पूरा चार्ट है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप वॉट्स बढ़ा रहे हो, आपका एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हम क्या करें और कैसे करें, ठीक है। तो हम लाइटिंग सिस्टम्स में क्या चेंजेस करें, क्या चेंजेस अपनाएं कि हमारी एनर्जी डे टू डे लाइफ में सेव हो सके। द फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज़ लाइट शुड बी टर्न्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़। इट इज़ वेरी 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 कॉमन पॉइंट कि जहाँ आप बैठे हैं सिर्फ वहीं की लाइट आप जलाएं, बाकी जहाँ पे आपका यूटिलाइजेशन नहीं है एनर्जी का, लाइट का, बल्ब का, तो वहाँ पे उसको टर्न ऑफ ही करके रखें, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम सनलाइट शुड बी यूज ड्यूरिंग द डे। बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट शुड नॉट बी यूज ड्यूरिंग द डे टाइम। तो आप समझ सकते हैं, सब लोग होशियार हैं। जब भी आप दिन के समय कोई काम कर रहे हो तो उस दिन के समय ड्यूरिंग द डे टाइम यूज सनलाइट एज मच एज पॉसिबल रादर देन यूजिंग ट्यूबलाइट्स एंड बल्ब्स ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। यूज टास्क लाइटिंग whenever possible instead of brightly lightning as entire room area और रूम, ठीक है। टास्क लाइटिंग क्या होता है, जैसे कि यह बात हमने पहले भी वर्ड डिस्कस की थी। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने के लिए हम एक पूरे बड़े कमरे में ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूबलाइट what will it do? It will provide you an ample amount of energy, but it will distribute the energy throughout the room, ठीक
ठीक है। बट मुझे घर कमरे के कोने कोने में लाइट चाहिए ही नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पास अपनी बुक है, मुझे उस पर फोकस लाइट चाहिए। तो क्यों ना मैं टेबल लैंप यूज़ करूँ फॉर स्टडिंग पर्पस। तो जब मैं पढ़ रही हूँ मैं फोकस्ड एरिया यूज़ करूँ ताकि मेरा एनर्जी का पूरा कॉन्सेंट्रेशन भी मुझे मिले और अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट भी ना हो, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज यूज कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। व्हाट इज इट? इट इज CFL इन प्लेस ऑफ रेगुलर बल्ब्स। जो आप बल्ब्स यूज़ करते हो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उनकी जगह आप क्या यूज़ करो? CFL यूज़ करो, ओके। नेक्स्ट इज अ 23 watt कॉम्पैक्ट CFL कैन रिप्लेस अ 90 और 100 watt ऑफ बल्ब। तो आप देख पा रहे हो डिफरेंस कितना है, एक 100 watt का बल्ब और एक 23 watt का CFL सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्यों ना हम इसको यूज़ करें 23 watt rather than 100 watt of bulb, right? Next is use dim light in galleries, lobbies and balconies। तो balconies में पैसेज जो रूम्स के बीच में होते हैं जिनको हम लॉबीज़ या गैलरीज कहते हैं, वहाँ पे आपको ऑल द टाइम लाइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप लाइट चाहते हैं उस पूरे एरिया में तो डिम लाइट यूज़ करें, यानी कम वॉट के बल्ब्स यूज़ करें, कम वॉट की एनर्जी यूज़ करें ताकि अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट ना हो। What we can do next is do not keep computer, TV, tape recorder, music system in standby mode। हर ऑपरेटिंग डिवाइस को ऑन करके ना छोड़ दें, जिसका जब यूटिलाइजेशन हो उसको सिर्फ तभी यूज़ करें, अदरवाइज उसे ना खोलें, ठीक है। तो वी कैन यूज़ अराउंड 70 किलोवाट पर आवर किलोवाट आवर पर ईयर if we start doing this process, okay। Next is lamp should be put in those corner of the room where they can reflect many light surfaces instead of one। तो लाइटिंग एरिया में अरेंजमेंट कैसे करें? बल्ब को, लैम्प्स को, ट्यूबलाइट्स को घर के उस कॉर्नर पे लगाएं जो उस कॉर्नर से उस रूम के हर एरिया को लाइट प्रोवाइड करा सके, रादर देन अ स्मॉल सेक्शन। तो जब आप लाइटिंग यूज़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि कमरे में 2 लाइट 3 लाइट लगाने से बेहतर है एक लाइट का सही लोकेशन डिसाइड करें और वहाँ पे उस लाइटिंग सिस्टम को अरेंज करवा पाएँ, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल टॉपिक था जहाँ पे हमने समझा कि हम लाइटिंग अरेंजमेंट्स में कैसे चेंजेस करें, हम घर के होम अप्लायंसेस में क्या क्या चेंजेस करें जिससे कि हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकें। आई होप क्लियर होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछें। थैंक यू।